हेलो एवरीवन, दिस इज अश्विन चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अश्विन सर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। एसएसटी की नॉलेज सीरीज़ में आज फिर हम मौजूद है किसी एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आने वाले इलेक्शन से रिलेटेड होने वाला है और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और इस इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से आपको जो मिले वो आने वाली आपको एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं काम आ सके। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्शन प्रोसीजर। इलेक्शन प्रोसीजर मतलब इलेक्शन की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया। इलेक्शन प्रोसीजर होती क्या है, शुरुआत कैसे होती है और फिर कहाँ पर जाकर ये ख़त्म होती है। तो इन चीज़ों को आज के टॉपिक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे फटाफट। और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स में आपको पता ही हर वीडियो लेक्चर की तरह, हर टॉपिक की तरह कुछ 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ साथ साथ कि आप अपने नोट्स तैयार करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट इस टॉपिक का क्या है। फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि सबसे पहला जो प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्वेशन। कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्वेशन मतलब कि जो चुनावी जो रिजर्वेशन से आरक्षण है सीटों का, हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो चुनावी क्षेत्र है, उनको रिजर्व किया गया है अलग अलग सीटों को एसटी, एससी और जनरल कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। तो जिन इलाकों में एसटी और एससी की जो सीट्स है उनको रिवाइज करके रोटेशनली उनको चेंज किया जाता है कि कुछ नई सीट डाल दी जाती है एसटी एससी कैटेगरी में और कुछ जो पुरानी सीट है उनको हटा दिया जाता है। तो एसटी एससी कैटेगरी का जनरल इलेक्शन में वही रिजर्वेशन है जो कि नॉर्मली हम देखते हैं 15% जो मिला हुआ है एससी कैटेगरी को, और एसटी कैटेगरी को जो है 7.5% से 1.5%, जो किसी एक अलग टॉपिक में हम बात करेंगे रिजर्वेशन के ऊपर। उस वक्त हम समझेंगे किस तरीके से रिजर्वेशन बटा हुआ है अलग अलग कैटेगरी में। तो इस तरीके से रिजर्व कर दी जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है चुनावी क्षेत्र है उनको सबसे पहले। उसके बाद वोटर लिस्ट तैयार करने का काम चालू होता है। वोटर लिस्ट जिसको हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं, इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट एक ही बात है। तो वोटर लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयार करना स्टार्ट कर देता है चुनाव आने से पहले। और इसके अंदर मेनली प्रोसेस जो होती है वो ये होती है कि नए एड न्यू वोटर्स नेम, नए जो वोटर बने जिन्हें 18 प्लस की एज जो है गेन कर लिए, अटेंड कर लिए, तो उनके नाम इसमें ऐड हो जाएंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़कर चले गए या जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उन लोगों के नाम इसमें से हटा दिए जाएंगे। तो रिमूव ऑर्डर 1, या जो लोग नई कॉन्स्टिट्यूएंसी से कहीं बाहरी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस नई कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो जुड़े हैं, मान लेते हैं कि कोई दिल्ली को छोड़कर मुंबई में अगर रहने के लिए आ चुका है परमानेंटली, तो मुंबई की वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़ जाएगा और दिल्ली की वोटर लिस्ट से उसका नाम हट जाएगा। तो इस तरीके से वोटर लिस्ट तैयार होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होता है इस, और वोटर लिस्ट तैयार होने के बीच में एक बार चुनावों की घोषणा होती है। चुनावी घोषणा होने के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट जो है जिसको हम आचार संहिता कहते हैं वो लग जाती है। तो इस तरीके से चुनावी घोषणा होने के बाद कुछ तारीखों को डिक्लेरेशन होने के बाद कि किस तारीख को वोटिंग होगी और किस तारीख को काउंटिंग होगी, ये डिसाइड होने के बाद जैसे ही चुनावी घोषणा हो जाती है तो उसी के साथ में जो है कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके बाद जो प्रोसेस है वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की। एक डेट दे दी जाती है कि इस डेट तक नॉमिनेशन कर सकते हैं अलग अलग पार्टी की, या जो भी कैंडिडेट है जो किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे चुनाव, निर्दलीय कैंडिडेट जो रहते हैं वो भी, सभी लोगों के एक डेट मिल जाएगी कि इस डेट तक आपको इलेक्शन कमीशन के पास अपना नॉमिनेशन दाखिल करना है। और उसके बाद एक फॉर्म उठाने की वापस रिवर्स की जो कि वापस अपना फॉर्म उठा सकते हैं लोग जिन्होंने नॉमिनेशन किया, उनकी भी डेट दे दी जाती है। और ये सब कुछ जो है वो वोटिंग वाले दिन के पहले, कुछ दिनों पहले ही सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है। तो इस तरीके से नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स में हम देखते हैं कि बेसिक इन्फो अबाउट देयर कैंडिडेचर पार्टी। अब नॉमिनेशन में होता क्या है, तो नॉमिनेशन एक तरीके का एक फॉर्म है, नामांकन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं हिंदी में,
इसके अंदर कैंडिडेट को, उम्मीदवार को अपने चुनाव क्षेत्र से जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको एक फॉर्म में लिखकर कुछ बेसिक जानकारियाँ देना पड़ती है इलेक्शन कमीशन को। नॉर्मली इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जो है अपने अपने कलेक्टोरेट में, जो जहाँ पर कलेक्टर ऑफिस होता है वहीं पर ही होता है, और वहाँ पर जाकर उसको अपना नॉमिनेशन दाखिल करना पड़ता है कैंडिडेचर पार्टी का, कि वो भैया किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, उसे उसको मेंशन करना पड़ेगा उस फॉर्म के अंदर, किस पार्टी से उसको टिकट मिला हुआ है, कहने का मतलब ये। तो इस तरीके से वो इसमें और भी कुछ डिटेल भरता है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, ये भी फॉर्म में बेसिक ना, वैसे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक जानकारी जो है वो डिसाइड की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उनको भरना ज़रूरी होता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। उसी तरीके से प्रॉपर्टी की डिटेल देना ज़रूरी हो गया आजकल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अब सभी कैंडिडेट्स को अपनी अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देना ज़रूरी है, जिससे कि आम जनता को पता चल सके कि उनका जो कैंडिडेट है वो कितना पढ़ा लिखा है, कितनी प्रॉपर्टी रखता है, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। तो ये कुछ बेसिक बातें रहती हैं। इसके साथ में नामांकन फॉर्म के साथ में कुछ एक क्वेश्चन मनी वहाँ पर सबमिट की जाती है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। मान लेते कि जैसे कि 10,000 रुपीज़ सबमिट करवाए गए क्वेश्चन मनी के तौर पर। अब ये क्वेश्चन मनी ये है कि अगर कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है, वो 16% वोट या इससे ज़्यादा अगर लेकर आता है चुनाव में, तब ही उसके 10,000 रुपये जो एग्जाम्पल अपन ने बताया है क्वेश्चन मनी का, वो रिफंडेबल होगी। वो 10,000 रुपये तभी उसे वापस मिलेंगे जब वो 16% वोट या इससे ज़्यादा वोट लेकर आता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। अन्यथा अगर वो इतने वोट नहीं ला पाता है तो उसकी जो क्वेश्चन मनी है वो डूब जाएगी, वो रिफंडेबल नहीं होगी। ये कुछ बेसिक नॉर्म्स है इलेक्शन कमीशन की ओर से। तो इस तरीके से कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जिस तरीके इन चीज़ों का उनको ध्यान रखना पड़ता है। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो इसकी जो स्टेप आती है, अगला जो इसमें कदम है वो है इलेक्शन कैंपेन। नॉमिनेशन हो गया कैंडिडेट का, अब उसे अपना चुनाव प्रचार करना है, तो इलेक्शन कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाती है, चुनाव प्रचार स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से चुनाव प्रचार में आप जो भी कोई कैंडिडेट है उसको किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, तो उसे कुछ बातों का, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है, आचार संहिता का ध्यान रखते हुए उसे काम करना पड़ता है। आचार संहिता में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि किसी भी वर्शिप वाली प्लेस, किसी भी मंदिर मस्जिद का चुनाव प्रचार में यूज़ नहीं किया जा सकता, किसी भी ऐसी प्लेस का, धार्मिक प्लेसेस का, और किसी भी ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट या ऑफिशियल जो सरकारी सेवाएं हैं या इस तरीके से कुछ ऑफिशियल व्हीकल है, एयरक्राफ्ट वगैरह, इनका यूज़ बिल्कुल नहीं किया जा सकता किसी भी कैंडिडेट के थ्रू। इसी तरीके से कुछ और बातें कि नए जो प्लानिंग है, जो इनोग्रेशन है सरकारी, वो नहीं होंगे इसमें। नए जो स्टोन से जो नई नींव रखी जानी है किसी प्रोजेक्ट की, वो नहीं रखी जा सकती। नई स्कीम किसी भी तरह की लॉन्च नहीं की जा सकती कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। बड़ी बातें, मेन जो बातें यही होती है उसके अंदर। और भी बहुत सारी कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखते हुए सारी कैंडिडेट्स को चुनाव प्रचार करना होता है। किसी के ऊपर निजी टिप्पणी वगैरह नहीं की जा सकती है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी कुछ कैंडिडेट जो है वो इस तरह की हरकत करते रहते हैं, उनके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। तो इस तरीके से सेकेंड पॉइंट, अगर इलेक्शन कैंपेनिंग में हम देखें तो कैंपेनिंग क्लोज 48 आवर बिफोर द वोटिंग स्टार्ट। वोटिंग जब स्टार्ट होती है उस दिन के 48 घंटे पहले सारे चुनाव प्रचार ऑफिशियली बंद कर दिए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको रोक दिया जाता है। उसके पहले 48 घंटे पहले वो चुनाव प्रचार कर सकता है, और उसके बाद वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकता कोई भी कैंडिडेट। तो इस तरीके से ये चीज़ें कुछ होती है। थर्ड पॉइंट इसमें लिख रखा है कि कैंडिडेट कैन स्पेंड ओनली अ फिक्स अमाउंट ऑन देयर इलेक्शन कैंपेनिंग। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कैंडिडेट्स के लिए कुछ फिक्स अमाउंट डिसाइड किए गए हैं चुनाव प्रचार के लिए। आप इतना ही एक अमाउंट खर्चा कर सकते हैं अपने चुनाव प्रचार में, और उन सब का हिसाब किताब आपको इलेक्शन कमीशन को लिख कर देना पड़ेगा।
तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि 40 से 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए जो है कोई कैंडिडेट अपने चुनाव, जैसे कोई विधायक का चुनाव लड़ रहा है या कोई सांसद का चुनाव लड़ रहा है, संसद का, तो इस तरीके से वो अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में 40 से 70 लाख रुपए खर्चा कर सकता है। और भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग अमाउंट है, तो आप वो भी गूगल करके देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट जो स्टेप बता रखी है इसमें, बट नॉट लिस्ट, जो है वो है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। ये मेन प्रोसेस है, आम आदमी का काम यहीं पर ही है। पोलिंग का मतलब जो होता है वो वोट डालना होता है। वोट डालने के लिए एक जगह फिक्स कर दी जाती है, पोलिंग बूथ जिसे बोलते हैं। वहाँ पर जाकर जो भी 18+ है वो वहाँ पर जाकर वोट डाल सकता है। उसके पास वोटर आईडी होना चाहिए, या आजकल आधार कार्ड से भी, और वोटर लिस्ट में नाम तो ज़रूरी है उसका। वहाँ पर एक कोने में आपको पता है 3 तरफ से घिरी हुई एक मशीन रखी होती है जिसे हम EVM मशीन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो बच्चे अभी 18 के नहीं हुए हैं उनके लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस तरह की मशीन होती है जिसमें कैंडिडेट्स के नेम लिखे होते हैं 1 बाय 1, और उनके सामने उनके जो पार्टीज़ जो भी है या वो किसी भी तरीके के जो उनके चुनाव चिन्ह है वो लगे रहते हैं, और उसके सामने एक बटन होता है, उस बटन को प्रेस करने पर उस कैंडिडेट को वोट चला जाता है। तो इस तरीके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाता है इलेक्शंस के अंदर। और इसके बाद जो है इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, 5 बजे के लगभग जो है इलेक्शन जो है वोटिंग वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद वो सारी जो जितने भी EVM है वो सील कर दी जाती है। सील करने के बाद एक कॉन्फिडेंशियल प्लेस तक उनको पहुंचा दिया जाता है जब तक कि उनसे काउंटिंग ना हो जाए। तो उनको सील वगैरह करके इस तरीके से हम देखते हैं कि काउंटिंग के दिन तक काउंटिंग होती है वोट्स की, तब तक उनको एक गुप्त जगह पर भेज दिया जाता है, वहीं पर रखा जाता है सिक्योरिटी के अंदर। तो पोलिंग एंड काउंटिंग बोथ ऑर्गेनाइज एट अ कॉन्फिडेंशियल प्लेस। पोलिंग भी कॉन्फिडेंशियल प्लेस पे होती है, पोलिंग जहाँ पर वोट दे रहे हैं वहाँ पर भी आप किसको वोट दे रहे हैं ये कोई देख नहीं सकता। और इसके बाद जो है काउंटिंग होती है वो भी कुछ ही लोगों की मौजूदगी में होती है, जैसे कि जो कैंडिडेट्स है या उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह कुछ जो लोग होते हैं, और इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स होते हैं वही लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। उन्हीं की सामने जो है वो निगरानी में काउंटिंग की जाती है। तो इलेक्शन प्रोसीजर के यही कुछ मेन पॉइंट्स है। इसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएँ कि पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है, तो फिर वो अपना एक नेता चुनती है जिसको चीफ मिनिस्टर या तो फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, और बाकी के जो पार्टीज़ जो माइनॉरिटी में रहती है वो अपोजिशन पार्टी में चली जाती है। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम कुछ इन्हीं टॉपिक को, जो मेन इलेक्शन प्रोसेस के जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके के ये कुछ चीज़ों को हमने शॉर्ट में समझने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को मैं अच्छे से क्लियर कर पाया हूँगा ये सारे टॉपिक हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक।